Hello everyone, welcome to Mathsy with Mansi, and today we are going to study the characteristics of particles of matter. So in our previous lectures we studied about matter, what is matter, and इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि ये पार्टिकल से बना होता है। और अब हम इस वीडियो में उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और डीपली। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of particles of matter, ये हम इसमें कवर करेंगे। ओके, सो जो एक सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज़ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, इसका क्या मतलब है? तो हमने जो पहले अभी एक एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जब वाटर के अंदर हमने शुगर डाला था तो वो 100 ml का 100 ml ही रहा था। तो पानी के अंदर आपने शुगर या सॉल्ट डाला और वो उतना ही रहा। तो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए थे, लेकिन सॉल्ट के पार्टिकल गए कहाँ? तो हमने देखा कि अगर ये पानी के पार्टिकल्स थे ऐसे H2O, 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 ये हमारे वाटर इज मैटर है और वाटर के पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि सॉल्ट, जब हमने इसमें सॉल्ट को पुट किया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी वहाँ पर जाकर सेटल हो गए और इससे हमें मिला एक सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया आपको इससे। तो ये कैसे मिला? जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो H2O के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसके बीच में जाके सेटल हुए थे। दैट इज़ वाई ये डिज़ोल्व हुआ। और इसलिए इन एक्टिविटीज़ से हमें पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव सम काइंड ऑफ स्पेस बिटवीन देम। ओके, और हमने पढ़ा था कि डेटॉल का भी केस था सेम, वही पानी में डेटॉल मिक्स करोगे तो वो भी मिक्स हो जाता है। एंड ये सब, इसको हम बोलते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। ये जो पार्टिकल्स हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ और इस स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल वही है कि चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, सारे मैटर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसके पार्टिकल्स आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई वी नो कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव सम काइंड ऑफ स्पेस बिटवीन देम। अब ये स्पेस कितनी बड़ी होगी उसके हिसाब से पता चलेगा कि इस मैटर का स्टेट क्या होगा, ये लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा। ये आप बता सकते हो। वैसे अगर पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा होगी तो वो गैशियस स्टेट का होगा, अगर वो स्पेस कम हो जाएगी तो वो लिक्विड स्टेट का, और भी कम हो जाएगी, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होंगे ऐसे तो ये सॉलिड स्टेट बन जाता है। लेकिन स्पेस रहता है, कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। ये आप आगे वाली क्लासेस में भी पढ़ोगे कि बॉन्ड्स बन जाते हैं इनके बीच में, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग आपस में मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि मूव ही हो जाएंगे। ये स्पेस तो है पर इस स्पेस के अंदर भी सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल्स के बीच में, तभी ऑल ऑफ दिस मैटर इज़ मेड अप। नहीं तो ये टूट जाएगा। अगर ये सारे पार्टिकल्स चले जाएंगे तो ये मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैटर एग्जिस्ट करता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन दिस पार्टिकल्स। बेसिकली जो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तभी ये बना हुआ है वो मैटर। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो इजी थी, particles of matter have spaces between them. So and the next characteristic is कि particles of matter are continuously moving. Very important. Particles of matter are continuously moving.
ओके, तो हमने पढ़ा कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है। तो इसका नाम ए दे देते हैं, ए बी कुछ भी दे सकते हो। सो ये पार्टिकल्स हैं। ए बी इसलिए कि ये हो सकता है कोई और मॉलिक्यूल हो, ये कोई और एटम हो, इसलिए। बाकी सिमिलर भी हो सकते हैं, और ए बी भी हो सकता है। तो अच्छा, अभी अब 9th क्लास में हो तो कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट करते हुए सबको ए का ही नाम दे देते हैं, ए ए ए ए। सो ये एक मैटर है, इसके ये कुछ पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बस मैंने अभी समझाने के लिए कम बनाए हैं, और बना भी नहीं सकती मिलियंस तो। एंड तो ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ स्पेस बिटवीन देम। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये पार्टिकल ऐसे ही नहीं कि फिक्स्ड पोजीशन में बस एक जगह पर ही है, ऐसा नहीं होता। दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, जिगल करते रहेंगे अपनी, जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उसके अकॉर्डिंग ये उतना ही ज़्यादा मूव करते रहेंगे। ये इसके फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में बैठे हो और आपके घर में कहीं पर मम्मा ने या किसी ने अगरबत्ती जला दी, इंसेंस स्टिक जला दिया, तो फिर वो चाहे आपका घर का मंदिर यहाँ पर है, यहाँ पर जलाया उन्होंने अगरबत्ती, और आप बैठे हो कहीं और अपने रूम में, तो धीरे धीरे आपको वहाँ तक भी उसकी खुशबू आने लगती है। या फिर किसी ने परफ्यूम लगाया तो वो परफ्यूम की स्मेल भी आपको आप चाहे दूर भी बैठे हो तो एकदम से आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो यहाँ, क्योंकि मैंने अगरबत्ती तो यहाँ जलाई थी, वहाँ तक कैसे पहुँच गई, क्योंकि अगरबत्ती के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे और ये गैसियस स्टेट में थे, यानी कि इनके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा थी। तो वो मूव करते करते फटाफट से दूसरे इंसान के पास भी काफ़ी डिस्टेंस में भी चले जाते हैं। और ऐसा कर सकते हो कि किसी ग्लास के अंदर आप वो वाला, हाँ, जो अभी इंस्टाग्राम पर रील्स वायरल हुई थी कि एक वाटर वाला ग्लास था, उसके नीचे आप लाइट रखते थे, फ़ोन की लाइट जलाते थे, और ऊपर से क्या टर्मरिक और शायद विटामिन B12 डालते थे कुछ लोग, तो आप वो डालते थे। तो यू ऑब्ज़र्व्ड कि वो काफ़ी जल्दी से येलो होने लगा था, जो पानी है वो येलो हो गया पूरा ही। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने ये पाउडर फॉर्म में डाला था तो ये पूरा पानी क्यों येलो हो गया? तो इसलिए क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे ये मूव कर रहे थे, एंड ये जल्दी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे पानी के अंदर, एंड मेड द होल ग्लास येलो। इसको इंक का भी कर सकते हैं कि ग्लास के अंदर जब हम इंक डालते हैं तो, या फिर जो उजाला होता है, अगर आप वाटर बाल्टी में या कहीं पर इसमें उजाला डालते हो तो पूरा पानी ब्लू हो जाता है, क्योंकि उजाला के पार्टिकल्स जो ड्रॉप्स डालते हो, छोटी ड्रॉप्स डालते हो, वो पूरे वाटर को नीला कर देते हैं। इसलिए ये भी इसी का एग्जांपल है कि ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, इसलिए दे गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वाटर एंड मेक इट ब्लू। सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हम बस ये थियोरी नहीं पढ़ सकते, ये थियोरी आई है एक्सपेरिमेंट्स करके ही। साइंस इज़ बेस्ड ऑन कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कितने प्रॉपरली हो रखे हैं। ओके, सो ये हमने पढ़ा। बाकी दीज आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे नेवर स्टॉप। और ये मूव कर रहे हैं, ये तो तुमने पढ़ा होगा फिज़िक्स में कि कोई भी मैटर जो मूव करता है उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ जो मूव करती है उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो मूव नहीं कर रहा बट उसके पास एनर्जी है विच इट कैन यूज़। मान लो कोई ऑब्जेक्ट, बॉल को हमने, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ऊपर हमने एक बॉल रख दिया है, तो बॉल h हाइट पे है, तो इस बॉल को अगर मैं फेंकूँगी तो ये नीचे जाएगी, यानी कि अभी तो ये स्टेशनरी है, लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूँगी तो ये मूव करने लगेगी। अभी ये स्टेशनरी है, मैं इसे ड्रॉप करूँगी तो ये मूव करने लगेगी। ये मूव क्यों करने लगी? क्योंकि ये हाइट पर थी, ऊपर थी, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी और ये अपने आप मूव हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कि इसके पास यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और पहले से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर प्रेजेंट है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब इट स्टार्ट्स मूविंग तो इट हैज़ सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
ओके, सो ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स, तो हमने देखा कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है इट हैज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी, वो तभी मूव कर रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सो एनर्जी तो है हर ऑब्जेक्ट के पास यूनिवर्स में, हर पार्टिकल के पास। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में, ये दे आर ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग। अब वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है उस मैटर का और उसके बीच में स्पेसेस कितनी है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट एनर्जी बढ़ती है, जो कि एनर्जीज़ आर ऑल एनर्जीज़ ना, तो काइनेटिक एनर्जी में हीट एनर्जी ऐड हो जाती है। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, तो जो ओवरऑल एनर्जी है वो बढ़ गई। सो ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज्ड हो जाती है। ठीक है, सो ये सारे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हीट एनर्जी इंक्रीजेज, एंड वो काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी जुड़कर उन पार्टिकल्स को और तेज़ मूव करवाती है। इसीलिए जब अगर 2 अगरबत्ती है हमारे पास, एक अगरबत्ती को हमने बस ऐसे ही रखा हुआ है और एक बत्ती को हमने जला दिया है, तो बताओ किसकी जो स्मेल है वो जल्दी आएगी आपको? इसकी आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पास हीट आ गई और उसकी वजह से इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगे। यहाँ पर ये जो इंसेंस स्टिक थी ये मैंने अभी लाइट नहीं की है, तो फिर अभी इसके अंदर भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। आप यहाँ पर आके स्निफ़ करोगे, थोड़ा सा यहाँ पर आकर अगर आप स्निफ़ करोगे तो यू कैन स्टिल स्मेल इट्स फ्रेग्रेंस, बट आप अगर लिविंग रूम में कहीं अपने रूम में बैठे हो तो इसकी स्मेल आपको वहाँ तक नहीं आएगी, जबकि इस केस में आएगी क्योंकि आपने हीट कर दिया और वो पार्टिकल्स मूव होके आपके पास आ गए। यहाँ पर पार्टिकल्स मूव तो हो रहे हैं लेकिन उतना तेज़ मूव नहीं हो पा रहे हैं। ओके, मतलब ये याद रखना है आपको, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ऐसा नहीं कि हीट दी तभी मूव वो पहले भी हो रहा था। यहाँ पर ये रखी थी तो आप यहाँ पर खड़े होके भी स्निफ़ कर पा रहे थे, आपको स्मेल आ रही थी वहाँ से। ओके, और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ एक तो ये वाली है और इंक वाली है कि इंक जो है वो स्प्रेड हो जाती है पूरे बीकर में। और बाकी दूसरी कोई ले लो आप, जैसे कि अगर आपने एक पानी लिया थोड़ा सा, उसमें पानी में शुगर डाल दी तो मिक्स तो ये भी हो जाएगा। एक तो आपने ये एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ मैं आपको, एक फ़र्स्ट केस, पानी के अंदर शुगर डाली और रख दिया ना, पुट इट असाइड। सेकंड केस क्या किया कि पानी है उसके अंदर शुगर डाली और आपने उसको स्टर कर दिया, मतलब आप इसको मिक्स कर रहे हो किसी चीज़ की हेल्प से। सेकंड केस ये। थर्ड केस कि पानी के अंदर वाटर H2O व्हाटएवर, उसके अंदर आपने शुगर डाली एंड इसको हीट कर दिया। ठीक है, इस बीकर को हीट कर दिया। और फोर्थ सिनेरियो कि आपने हीट भी कर दिया एंड आपने स्टर भी कर दिया। ठीक है, शुगर। तो अब आपको पता चलेगा, बताओ इससे क्या समझ आया आपको? इस वाले केस में मिक्सिंग होगी पर टाइम लगेगा, है ना। इस शुगर के पार्टिकल्स पानी के साथ मिक्स करेंगे, टाइम लगेगा। इसमें शुगर के पार्टिकल्स पानी के साथ थोड़ा जल्दी मिक्स करेंगे इस सिनेरियो से। जब मैं चम्मच से या किसी चीज़ से उसको मिक्स कर रही हूँ तो फिर ये जल्दी मिक्स होगा। इस केस में इससे भी फास्ट मिक्स होगा। जब पानी गर्म होगा तो उसमें शुगर और जल्दी मिक्स होगी। और फोर्थ केस में पानी गर्म भी है और मैंने स्टर भी कर दिया, तो वो सबसे ज़्यादा क्विकली इसमें आप देखोगे कि शुगर जल्दी से मिक्स हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि H2O ये H2O के पार्टिकल्स थे, इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स आ रहे थे। तो जब ऐसे ही रखा था
तो ये धीरे धीरे आ रहे थे, ठीक है। जब ये ऐसे ही रखा था तो धीरे धीरे मिक्स हो रहे थे, धीरे धीरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। जब कोई एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं अपने आप, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? जब कोई दूसरे मैटर के पार्टिकल इस मैटर के पार्टिकल के साथ मिक्स होने लगते हैं या अपने आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, अपनी अपनी जगह पे जाने लगते हैं, तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कि वो जा ही रहा है। आपने इसमें डाला है तो ये पार्टिकल्स जल्दी जल्दी जैसे भी, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं ना, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो जब आप इसमें डालोगे तो यहाँ पर भी मूव करेंगे और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये डिफ्यूजन होती है। जब आप नॉर्मली ऐसे शुगर डाल रहे हो पानी में, तो वो अपनी स्पीड, नेचुरल स्पीड जो है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेकंड, आप स्टर कर रहे हो, तो फिर स्टर करने का क्या मतलब है कि आप शुगर को एनर्जी दे रहे हो, शुगर के पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो फिर इससे जल्दी जल्दी भागते हैं ये, दे आर मूविंग फास्टर देन दिस केस। तो ये शुगर के पार्टिकल्स और जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, इसीलिए जल्दी मिक्स हो जाएंगे। डिफ्यूजन को और इजीली मतलब मिक्सिंग हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा मतलब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। डिफ्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मिक्स हो जाना। तो अगर आप स्टर करोगे यानी कि आप फिज़िकल एनर्जी दे रहे हो, है ना, फिज़िकल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल इस केस में ये सारी एनर्जी के नेम्स आप फिज़िक्स में पढ़ोगे वैसे ही, तो बट जब आप फिज़िक्स में पढ़ोगे ना तो आपको क्लिक हो जाएगी ये चीज़, बहुत अच्छे से समझ आएगी, इसीलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी तो बुक में भी लिखा है तो इससे मैंने बता ही दिया, लेकिन जब आप हीट करते हो मतलब ऐसे काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है हीट एनर्जी के साथ, इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट थी शुगर पार्टिकल्स की, उसको थोड़ी मैकेनिकल एनर्जी, जब ऐसे फिज़िकली जो एनर्जी देते हो उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो शुगर के पार्टिकल्स को अभी आपने मैकेनिकल एनर्जी दी, तो एनर्जी बढ़ गई, मैकेनिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई, तो फिर ये जल्दी डिफ्यूज़ होगा और जल्दी भागेगा। थर्ड केस में हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी से ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, क्योंकि गैस पे रखा है ना, तो हीट एनर्जी और ज़्यादा अमाउंट में होती है, उसकी वैल्यू और ज़्यादा है, तो हीट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और उससे इस वाले केस से भी तेज़ इसमें मिक्सिंग हो जाएगी। और फोर्थ केस आपने एक तो हीट एनर्जी भी दे दी, फोर्थ केस की बात कर रही हूँ, हीट एनर्जी भी दे दी, मैकेनिकल एनर्जी भी दे दी, काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी ही, तो उस जो एक पार्टिकल की ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी थी, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो गया। ओके, सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा होपफुली, कि the particles of matter are always moving, they always have some kind of kinetic energy associated with them। अब वो डिपेंड करेगा कि हाँ, अब वो किस पर डिपेंड करेगा ये बताती हूँ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के साथ। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। ओके, हाँ, इसको मैं आपको इससे समझाती हूँ कि एक बीकर है, वही आप बोलोगे मानसी दीदी हमेशा कहीं ना कहीं से बीकर लेके आ जाती। ओके, सो एक बीकर है, इसके अंदर पानी है, पानी डाल दिया, पानी के पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, लेकिन ये पानी तो पानी ही रहा, पानी के पार्टिकल्स, इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ थोड़ा बड़ा बना के, ठीक है। H2O H2O H2O। सो ये अपनी नॉर्मल स्पीड के हिसाब से चल रहे हैं, मूव तो ये करते ही रहेंगे, पूरा टाइम मूव कर रहे हैं पानी के अंदर। जब ऐसे आपने नॉर्मल एक ग्लास का पानी रख दिया, सुन लो ऐसा सोचो, और उसको आप ढक देते हो, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हो जब प्लेट हटाते हो तो प्लेट के ऊपर ड्रॉपलेट्स आते हैं। ये कभी आपने नोटिस किया?
ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के पार्टिकल्स वर ऑलरेडी मूविंग। तो ये ऊपर भी जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। दे आर एक्चुअली ऑलवेज़ मूविंग। यहाँ पर बस वो, क्योंकि आपने प्लेट रखी हुई थी तो वो ऊपर ही रह गए। अगर ये प्लेट नहीं होती तो फिर वो पानी के पार्टिकल्स एयर में चले जाते, बट दे आर मूविंग। ऐसा मत सोचो कि पानी अगर ऐसे ही रखा है तो अंदर ही है उसके पार्टिकल्स, ऐसा नहीं होता। दे आर मूविंग। जैसे बताया था ना मैंने कि अगरबत्ती रखी है तो भी आप यहाँ से सूंघोगे बिना जली हुई अगरबत्ती तो भी कहीं ना कहीं आपको स्मेल आएगी, आती है ना स्मेल। ज़रूरी नहीं कि जलाओ इसको तभी उसकी खुशबू सूंघ सकते हो, इसकी खुशबू तब भी आ रही होती है अगर आप थोड़ा पास जाके सूंघो। यानी कि पार्टिकल्स आर मूविंग। ऐसा नहीं कि पार्टिकल्स अभी भी मूव नहीं कर रहे, अभी भी हवा में धीरे धीरे पार्टिकल्स जा रहे हैं, पर वो इतने नहीं जा रहे हैं क्योंकि करोड़ों अरबों पार्टिकल्स है ना। कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स अगर हवा में चले भी जाएंगे तो ये ऐसा नहीं है ना कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे अब आप जला देते हो, जब आप इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को जला देते हो तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ मूव होने लगते हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तभी तो नई खरीद के लानी पड़ती है। ये बात समझ आई आपको? बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पार्टिकल्स अभी भी मूव कर रहे हैं पानी के। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको उबाल दिया, मैंने पानी को हीट एनर्जी दे दी, पानी को उबाल दिया। अब इन पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत बढ़ गई है ना। नाउ दीज पार्टिकल्स आर, ये पहले भी मूव कर रहे थे लेकिन अब दे आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट। तो ये अब इनके पास बहुत सारी एनर्जी है तो ये अब जा रहे हैं हवा में और यहाँ से पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ? पानी का उबल जाना। पानी पहले लिक्विड स्टेट में था, अब वो गैसियस स्टेट में आ गया, वो हवा बन गया पानी, है ना। तो ये वाली बात आपको समझ आई, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। दूसरा इसका सिनेरियो, एक और चीज़ बताती हूँ कि ये पानी है। अब पानी के पार्टिकल्स, अभी नॉर्मल पानी है, इसको मैंने उठा के रख दिया। कहाँ रख दिया मैंने इसको उठा के? फ्रिज में। अब रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग बहुत बड़ी होती है तो समझ जाओ, ठीक है। फ्रिज में रख दिया ये पानी, तो क्या होगा बताओ? फ्रिज में रख दिया तो क्या हो गया? इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। आपको क्या लगा सिर्फ ओवरऑल एनर्जी हम हमेशा बढ़ाते ही रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल एनर्जी को घटाया भी जा सकता है, आपको पता है, क्योंकि हीट एनर्जी ले लिया आपने उसकी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी बढ़ रही थी, है ना। हीट एनर्जी मिक्स हो रही थी काइनेटिक एनर्जी के साथ। लेकिन जब हमने टेम्परेचर घटा दिया तो काइनेटिक एनर्जी के साथ हीट एनर्जी मिक्स नहीं हुई, तो फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी माइनस हीट एनर्जी हो गई। जो कुछ हीट एनर्जी उसके पास, बेचारे के पास पहले से ही थी, वो भी चली गई, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी घट जाती है। जब आप टेम्परेचर घटाते हो, व्हेन यू डिक्रीज टेम्परेचर, तो ओवरऑल एनर्जी डिक्रीजेज। और जब ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो क्या होगा? पार्टिकल्स और धीरे मूव करने लगते हैं। मूव तब भी करते हैं, याद रखो, हम पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि पार्टिकल स्टॉप, बस उनकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई तो वो मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे लिक्विड का गैस बन जाएगा। लेकिन अगर वो एनर्जी कम कर दिया आपने तो भी मूव करेगा, पर पार्टिकल्स और स्लो मूव करेंगे। अब जो थोड़े बहुत पार्टिकल जैसे अब प्लेट के ऊपर भी जमा हो रहे थे वो नहीं होंगे और वो सारे पार्टिकल्स अंदर आ जाएंगे एंड बहुत ही कम मूव करेंगे, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट बन जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड बन जाएगा मैटर। लेकिन एक दूसरा पॉइंट हमने, एक तो ये बात आपको समझ आई ना, ठीक है। अब लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कोशिश इनकी यही रहती है कि दे ऑलवेज़ अट्रैक्ट, क्योंकि अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जैसे आपने देखा ना, वो मैटर ही उड़ जाएगा। मैटर ही मतलब स्टेट चेंज हो जाएगा, या फिर कई केसेस में मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मिक्स ही नहीं होगा मान लो, है ना।
तो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग ईच अदर। जैसे कि एक रबर बैंड को खींचोगे तो वो वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा। ये चौक है, अगर आप चौक को तोड़ दोगे तो क्या होगा बताओ? मतलब ये एग्जिस्ट का कम करेगा हाँ, ऐसे समझो कि किसी भी चीज़, कोई भी मैटर को चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। मुझे ताकत से तोड़ना पड़ेगा, यानी इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मुझे अगर इस अट्रैक्शन को तोड़ना है तो फिर मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप लोगों ने क्या वो पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ, कि F = ma, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। या नहीं, छोड़ो इसका। ये जो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, इससे समझ के कंक्लूड करते हैं इसको। तो इसमें आप एक फ़ोटो दी हुई है जिसके अंदर ऐसे कुछ डांसर्स हैं एंड उन्होंने अपने ऐसे शोल्डर के साथ अपना ऐसे बिल्कुल फिक्स होके ये डांस कर रहे हैं। एक केस 1। सेकंड केस ले लो, हम यहाँ पे 3 ह्यूमन चेन्स की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने हाथ पकड़ लिए ऐसे, और थर्ड केस के अंदर बस इन्होंने अपने फिंगर की, मतलब अपने हाथ की फिंगर्स पकड़ी हुई है, तो वो फिंगर बिल्कुल टच कर रखी है, पकड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बोला कि जाओ बच्चों, ये ह्यूमन चेन को तोड़ो। तो इन बच्चों को सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। उससे कम फोर्स में ये टूट जाएगा, और सबसे कम फोर्स में बस इसको एक धक्का दो और ये टूट जाएगी ह्यूमन चेन। तो इससे हमें एक ये बात पता चलती है कि मैटर है, मान लो ये है आइस, ये है वाटर, और ये क्या है, गैस। सो दे ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे फिंगर टच की हुई है, भाई कुछ तो अट्रैक्शन है, तभी तो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो वाटर है, ये आइस है। क्योंकि अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगी तो वो मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे है एक वहाँ पे है, और इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड नहीं होगा तो फिर ये कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी कंपाउंड या कोई भी मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होती है ज़रूर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तभी वो मैटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर वो आपको मैटर को तोड़ना है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोगों ने पकड़ा है ना एक दूसरे को। इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इनके पास है कुछ ना कुछ। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर कोई अट्रैक्शन होती ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी नहीं लगानी होती, वो टूटे ही होते ऑलरेडी, है ना। तो वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन एनर्जी लगा के तोड़ना पड़ता है हमेशा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और मुझे एक और बात बतानी थी आपको कि आपको इन वीडियोस को कैसे यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, जितना मैं एक वीडियो में पढ़ा देती हूँ, इट्स लाइक कि आप एक ट्यूशन क्लास जाते हो और उतना आप एक दिन में पढ़ लेते हो। तो आफ्टर वॉचिंग दिस एक वीडियो, यू हैव टू रीड ऑल द कंटेंट जो हमने पढ़ा, और फिर उसको रीड करो, उसको समझो, उसको इंट्यूटिवली और समझने की कोशिश करो कि अच्छा वाओ, ये था ये वाला कॉन्सेप्ट, यार मज़ा आ गया इसको पढ़ के। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ऐसे, क्योंकि साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना, क्योंकि अब पढ़ना तो है ही, तो वाई नॉट हैव फन वाइल स्टडिंग, क्यों ना। ओके और मतलब किसी को साइंस में नहीं भी इंटरेस्ट होगा तो भी यार थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आ ही रहा होगा। आई होप मज़ा तो आ ही रहा होगा। सो ऑलवेज़ कि मैंने सोचा था पहले 1 शॉट वीडियोस बना दूँ, बट नहीं यार, उसमें ना वो वाली फील नहीं आती। आप एक बार में 1 हफ़्ते का खाना नहीं खाते हो ना, तो 1 हफ़्ते का खाना रोज़ आप थोड़ा थोड़ा खाते हो, तभी तो मज़ा भी आता है और तभी आपकी बॉडी भी रहती है ना। एक बार में ही सारा खाना खा लो, एक बार में ही मर जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसीलिए 1 शॉट बनाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए ऑलवेज़ मतलब थोड़ी बाइट साइज्ड लेक्चर्स सुनते रहो, टॉपिक सुनते रहो, एंड देन स्टडी फ्रॉम योर NCERT बुक्स या फिर आपके जो भी स्कूल नोट्स हैं,
एंड गो थ्रू दोज थिंग्स. कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो. एंड ऑलवेज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लर्न अबाउट इट. मज़े करो बच्चों, ठीक है. तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. एंड वही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो. कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको बोलना हो. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग दिस लेक्चर. थैंक यू.